मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने कमरे में सो रही थी। तभी कोई उसका ब्लैंकेट खींच लेता है जिससे उसकी आंख खुल जाती है और उसे लगता है शायद उसका छोटा भाई उसके साथ मस्ती कर रहा है। और जो ही वो चेक करने के लिए उठती है, कोई इसके बालों को पकड़ के फिर से बेड पे पटक देता है। और अब हमें पता लगता है कि ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि लड़की के डैड हैं। लड़की उनसे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते और अपनी बेटी को गंदी नजरों से देखने लगता है। और अब वो अपना सर नीचे करता है और अपनी बेटी को देखते हुए कहता है कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई। और ये सुन के लड़की डर से कांपने लगती है और उसकी डैड उसके बालों को छोड़ के इसके गालों को टच करने लगते हैं। लड़की ये सोच के कि उसके साथ क्या हो रहा है वो रोने लगती है और तभी उसके डैड यहाँ से चले जाते हैं। और अब अगली सुबह उस लड़की की माँ किचन में खाना बना रही होती है और हमें पता लगता है इस लड़की का नाम मैरी है। वो ये सोच रही होती है कि रात को जो भी उसके साथ हुआ क्या ये सब कुछ उसे अपनी माँ को बताना चाहिए। लेकिन तभी उसकी बहन सीढ़ियों से नीचे आती है, उसका भाई भी उनके साथ बैठ जाता है और अब उसके पिता आते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब मैरी सोचती है कि रात को तो ये मुझे गंदी नजरों से देख रहे थे और अब ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और ये सोच के वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। इतने में उसकी माँ खाना लेके आती है, उससे जोर से टेबल पे पटकती है जिससे कि इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब उसकी माँ अजीब तरीके से खाना खाने लगती है जिस तरह से उन्होंने कई महीने से खाना ना खाया हो। और माँ को ऐसे खाते हुए देख के सब डरने लगते हैं। मैरी का भाई खाना उगल देता है और कहता है कि खाने में बहुत ज्यादा नमक है। और अब मैरी की मॉम उसकी प्लेट से खाना झपट लेती है और पागलों की तरह खाने लगती है। आखिर इस लड़की के साथ क्या हो रहा है। और जब से ये लोग इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे उनके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। इनके पड़ोसी कभी इनके यार्ड में अजीब सा स्टैचू लगा देते हैं और कभी इनके घर के सामने मरा हुआ जानवर लटका देते हैं। और हर रोज मैरी के पिता उसके कमरे में जाया करते थे और हर रोज उसकी माँ जानवरों की तरह खाना खाती थी। और इसी तरह एक सुबह वो अपना बचा हुआ खाना अपने बेटे को खाने को कहती है, लेकिन उसका बेटा खाना खाने से मना कर देता है और वो अपने बाप की तरफ देखता है। और उसका डैड उसे कहता है कि अगर तुम्हें खाना नहीं खाना तो ना खाओ। और ये सुनते ही मॉम उसे गुस्से से देखने लगती है और अब वो गुस्से से खाना टेबल पे ही फेंक देती है और वो सारी प्लेट्स को भी नीचे फेंक देती है। और ये देख के बच्चे भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो बच्चों से चिल्ला के कहती है कि मैं जो कुछ भी बनाऊं आराम से खा लिया करो। और इसके चिल्लाने से उसका छोटा बेटा डर के रोने लगता है और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और ये सब कुछ तो अभी शुरुआत थी। और कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि मैरी नहा रही थी और उसके पास कोई खड़ा था। और जब वो शीशा साफ करती है तो देखती है कि उसकी बहन खड़ी थी। पहले तो वो डर जाती है लेकिन उसकी बहन तो उसके साथ मजाक कर रही थी। और अब ये दोनों मैरी के कमरे में चली जाती हैं और उसकी बहन उसे बताती है कि किस तरह से हर रोज उसके पिता उसके कमरे में आते हैं। मैरी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ उसकी बहन के साथ भी हो रहा था। और तभी उसके पिता यहाँ पे आ जाते हैं। उन्होंने ये सारी बातें सुन ली थी। वो एक चाकू उठाते हैं और इन दोनों पे हमला कर देते हैं। तभी मैरी उन्हें धक्का देके गिरा देती है और दोनों बहनें यहाँ से भाग जाती हैं। और वो देखती हैं कि सामने उनके फादर खड़े थे जो कि मैरी को बालों से पकड़ लेते हैं और उसकी दूसरी बहन को गुस्से से देखते हैं। वो मैरी को पटक के सीढ़ियों पे मारते हैं जिससे मैरी वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब मैरी की बहन भी डर के भागती है और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसके पीछे कोई नहीं होता। तभी मैरी के पिता स्टोर रूम में जाते हैं और वहाँ से एक हथौड़ा उठाते हैं और इतने में मैरी को होश आ जाता है और वो अपनी बहन को बचाने के लिए उसे ढूंढने लगती है। और इतने में मैरी को होश आ जाता है और वो अपनी बहन को बचाने के लिए उसे ढूंढने लगती है। जब वो उठती है तो उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। तो जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसके पिता हथौड़े से उस पे हमला करने वाले होते हैं। और इतने में मैरी की बहन चिल्लाती है जिससे उसके डैड रुक जाते हैं। और इतने में उसकी बहन ऐना अपने बाप के सर पे कुछ दे मारती है, लेकिन डैड पे इसका कोई असर नहीं होता और वो गुस्से से इसी हथौड़े से उस पे हमला करने लगते हैं। लेकिन ऐना नीचे झुक जाती है और हथौड़ा दरवाजे पे लगता है। इतने नीचे से आवाज आती है कि ये कैसा शोर है। और हम देखते हैं कि मैरी के पिता नीचे से आ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी हथौड़ा फेंक देता है और दूसरे कमरे में चला जाता है। अब उसके पिता ऊपर आते हैं और वो हथौड़े को देखते हैं। डैड को देख के दोनों बहनें बहुत ज्यादा डर गई थी। और फिर वो दरवाजे पे मौजूद उस निशान को देखते हैं और उनसे पूछते हैं क्या तुम दोनों लड़ाई कर रही थी। लेकिन वो दोनों डर के मारे कोई जवाब नहीं देती। और तभी हम देखते हैं कि मैरी का भाई कमरे से बाहर आता है और मैरी उसे चिल्ला के कहती है कि तुम यहाँ से भाग
भाग जाओ। और अब हम देखते हैं कि मैरी की मॉम वो हथौड़ा उठा लेती है और उन पे हमला करने लगती है और डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें धक्का देके गिरा देती है और वो अजीब सी मुस्कुराहट से हंसने लगती है और वहाँ पे पड़े टूटे हुए कांच के ऊपर से गुजर के यहाँ से चली जाती है। और अब नीचे से आवाज आती है जो कि उसकी मॉम की थी और वो उनसे पूछती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और सब लोग उनसे डरने लगते हैं। और अब जब ये लोग उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं जहाँ पे वो लड़की गई थी तो वहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ एक हथौड़ा था। और उनकी मॉम उन दोनों से पूछती है कि ये क्या हो रहा था, लेकिन वो अपनी माँ को देख के बहुत ज्यादा डरने लगती हैं। अब अगले सीन में हम एक पादरी जिंक्सो को देखते हैं जो कि अपनी ख्वाब में एक लड़की को देखता है और इस लड़की को एक इवल स्पिरिट ने पोसेस कर रखा था और वो जिंक्सो को याद दिलाती है कि वो आ चुका है और अब वो उसकी फैमिली को टुकड़े टुकड़े कर देगा। और इस सीन में जिंक्सो बिल्कुल स्टक होकर जमीन पे बैठा रहता है और घर के अंदर खून की बारिश होने लगती है। और जब वो इवल स्पिरिट जिंक्सो पे हमला करती है तो उसकी आँख खुल जाती है और उसकी पूरी रात बेचैनी में गुजरती है और वो फिर सोचता है कि आखिर ये था क्या। और हम यहाँ पे जान पाते हैं कि जेंगसू मैरी के पिता यानी गैंगू के छोटा भाई था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि कुछ अरसा पहले जेंगसू एक लड़की पे एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर रहा था और लड़की की हालत को देख के ये पता लग रहा था कि वो किसी इवल स्पिरिट के द्वारा पोजेस हो चुकी है। और इतने दिनों में उस इवल स्पिरिट ने इस लड़की की बॉडी को अच्छे से बिगाड़ दिया था और एक्सोर्सिज्म के दौरान इवल स्पिरिट पादरी का ध्यान बिठाने के लिए कुछ ना कुछ कहता ही रहता है, लेकिन जेंगसू पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपना काम जारी रखता है। लेकिन जो इवल यहाँ पे है वो बहुत ही ताकतवर है और एक्सोर्सिज्म के दौरान वो इवल स्पिरिट बहुत सा ड्रामा दिखाता है और उसे होली वाटर और क्रॉस की वजह से बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। लेकिन कुछ देर बाद वो इवल स्पिरिट अपनी असली ताकत को दिखाते हुए कहता है, इस लड़की को तुम पे बहुत भरोसा था पादरी। अब ये सुन के पादरी अपने एक्सोर्सिज्म का लेवल हाई कर देता है और वो लड़की के माथे पे हाथ रख के प्रेयर करने लगता है। तभी वो इवल स्पिरिट लड़की की आवाज में लड़की की माँ को कहता है कि माँ ये पादरी बहुत अजीब है, जिससे उसका मतलब ये था कि पादरी उसके साथ कोई गलत हरकत कर रहा है। तभी लड़की की माँ जो कि दरवाजे के बाहर खड़ी थी वो समझती है कि सचमुच पादरी उसके साथ कुछ गलत कर रहा है और इसीलिए वो दरवाजा खोल के अंदर आ जाती है और एक्सोर्सिज्म के फ्लो को तोड़ देती है। इतने में उस भूत को मौका मिल जाता है और वो रस्सियाँ तोड़ के खिड़की पे बैठ जाता है ताकि यहाँ से कूद के वो इस लड़की की जान ले सके। और जैसे ही ये लड़की गिरने वाली होती है जेंगसू फौरन से उसका हाथ पकड़ लेता है, वो लड़की हवा में लटक जाती है। तभी वो इवल स्पिरिट लड़की की माँ को पोजेस कर लेता है और पीछे से उसे कहता है कि जब तुम्हारे गॉड ने जन्म भी नहीं लिया था हम तब से इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और इसके बाद वो फिर से उस लड़की में आ जाता है और उससे कहता है कि जिस तरह से तुम्हारे गॉड हर जगह पे हैं इसी तरह हम भी हर जगह पे एग्जिस्ट करते हैं और मैं फिर से इस दुनिया में आऊंगा, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली के टुकड़े टुकड़े करके नर्क में चूहों को खाने के लिए दे दूंगा। और ये कह के वो इवल स्पिरिट जेंगसू के हाथ पे काट लेता है और बिल्डिंग से गिर के इस लड़की की मौत हो जाती है। और जब जेंगसू पीछे मुड़ के देखता है तो लड़की की माँ भी यहाँ से भाग चुकी थी और जेंगसू अफसोस के साथ खड़ा सब कुछ देखता रहता है। और हम ये भी जान पाते हैं कि जेंगसू के बड़े भाई यानी मैरी के पिता नए घर में शिफ्ट हो रहे थे और वो पहले एक साथ ही रहा करते थे और इस हादसे के बाद वो अलग हो गए थे। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि एक्सोर्सिज्म के दौरान जिस लड़की की मौत हुई थी उसकी माँ जेंगसू को लेके सोसाइटी में बैड रूमर्स फैलाने लगी थी और चूंकि लड़की की माँ तो कमरे से बाहर थी और उसे कुछ पता ही नहीं था कि असल में हुआ क्या था। और इन बैड रूमर्स की वजह से गोगो की फैमिली को भी शर्मिंदगी का सामना था और इसी वजह से वो घर चेंज करने पे मजबूर हो गए। और बात इतनी सिंपल भी नहीं होती क्योंकि जेंगसू को लेके पहले ही इनका परिवार दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था। दरअसल जेंगसू के भाई गेंगू और उसकी बड़ी बेटी जेंगसू पे एतबार करते हैं, लेकिन उसकी वाइफ और छोटी बेटी सोसाइटी में फैलाए हुए इस रूमर पे यकीन कर लेते हैं और जिसकी वजह से ये लोग अलग अलग हो जाते हैं, यानी जेंगसू अब इनके साथ नहीं रहता। और अब हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि ये फैमिली इस मैटर को डिस्कस कर रही थी तो उन्हें पता लगता है कि असल में घर में जो भी हो रहा था वो सुपरनेचुरल है और जो भी इवेंट यहाँ पे हुए थे वो किसी असल पर्सन के द्वारा नहीं किए गए थे बल्कि वो कोई इवल एंटिटी थी। और यहाँ पे हम ये भी जान पाते हैं ये जो डबल कैरेक्टर्स हैं यानी डबल गैंगर ये उस इवल स्पिरिट के द्वारा बनाए गए थे ताकि वो गलत काम करके परिवार के लोगों के दरमियान में नफरत पैदा कर सके।
अगली सुबह हम देखते हैं कि गेंगू अपने भाई को कॉल करके कहता है कि उसके घर में कुछ सुपर नेचुरल इवेंट हो रहे हैं और इन सब से निपटने के लिए उसे उसकी हेल्प चाहिए। लेकिन जुंगसू इससे इनकार कर देता है और वो उसे बताता है कि आज रात किसी काम के सिलसिले में उसे दूसरे कंट्री जाना है। और गेंगू चूंकि एक बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट आदमी होता है और इसलिए वो इसे कुछ नहीं कहता और फोन बंद कर देता है। और फोन रखते ही गेंगू की बीवी उस पर चिढ़ जाती है और उससे कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो हमें अकेला कैसे छोड़ सकता है, वो तुम्हारा भाई है और क्या वो भूल गया है कि हमने उसके लिए क्या क्या किया है। और इस बात पे गेंगू अपनी वाइफ पे बहुत ज्यादा चिल्लाता है और उसे कहता है कि तुमने उसके लिए कुछ नहीं किया। और वो इसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे छुप छुप के किराया लिया करती थी और क्या तुमने उसे एक बार भी गर्म खाना परोसा है। और ये सुन के गेंगू की बीवी बिल्कुल खामोश हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंगसू शहर छोड़ के तो जाना चाहता है लेकिन वो छोड़ नहीं पाता और अपने भाई गेंगू के घर आ जाता है क्योंकि उसे गेंगू के बच्चों की ज्यादा परवाह होती है। अब गेंगसू की फैमिली उसे सारे इवेंट्स के बारे में बताती है जिससे और गेंगसू इस नतीजे पे पहुंचता है कि उन्हें घर पे एक्सोर्सिज्म करवाना चाहिए। अब इस बात से घर के सारे अफराद भी काफी परेशान होते हैं क्योंकि गेंगसू के लास्ट एक्सोर्सिज्म के दौरान भी एक लड़की मारी गई थी। इस पे जिंगसू कहता है कि टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि ये एक्सोर्सिज्म वो अपने सीनियर से करवाएगा। और इसके बाद गेंगसू अपने भाई के साथ बाहर आता है और उसे बताता है कि दरअसल उसकी बड़ी बेटी पोजेस है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह सुबह उसने होली वाटर पानी में मिला दिया था और उसकी बड़ी बेटी को छोड़ के सभी ने वो पानी पिया। अब जिंगसू अपने बड़े भाई को बताता है उसके सीनियर फादर ने एयरपोर्ट पे उसे पिक करने के लिए पर्सनली तौर पे बुलाया है और शायद एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करने से पहले वो कुछ पर्सनल तौर पे उससे बात करना चाहते हैं और इसीलिए जब तक मैं घर वापस नहीं आता तुम दूर से ही अपनी बेटी पे नजर रखना। और इसके बाद जिंगसू फादर को लेने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है तो फादर उससे कहते हैं कि हम लोग खुद ही घर पहुंच जाते, तुम हमें लेने के लिए क्यों आए। और जिंगसू कहता है कि आपने ही तो पर्सनली तौर पे मुझे यहाँ पे पिक करने के लिए बुलाया था। और इस पे फादर कहते हैं कि ऐसा कब हुआ, मैंने कोई भी कॉल नहीं करी। और जिंगसू समझ जाता है कि जरूर उस इवल स्पिरिट ने उसे दूर रखने के लिए ये सब चाल चली। अब जिंगसू फादर को लेके आवर स्पिटिंग करते हुए घर पहुंचने की कोशिश करता है और तभी कार का बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो जाता है जिसे देख के यूँ लगता है कि कार में मौजूद सभी लोग मारे गए होंगे। और ये भयानक एक्सीडेंट सिर्फ और सिर्फ उन रिवर बर्ड्स की वजह से होता है क्योंकि वो डायरेक्टली आके गाड़ी के शीशे के साथ टकराने लगती हैं। और अब हम देख पाते हैं कि गेंगू की छोटी बेटी वर्जिन मैरी और जीसस क्राइस्ट की मूर्ति को उठाने के लिए बेसमेंट में जाती है और जब भी वो मूर्तियों को उठा ही रही होती है पीछे से कोई इसका नाम पुकारता है और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। तभी उसे अपनी दूसरी साइड से आवाज आने लगती है और उसे देखने के लिए जो ही वो उस तरफ मुड़ती है और तभी एक इनविजिबल फोर्स उसे खींच के घर के गैस हीटर में ले जाती है और अंदर जाते ही गेट बाहर से लॉक हो जाता है और अंदर आग लगने लगती है। और हम समझ पाते हैं कि उस इवल स्पिरिट ने गेंगू की बेटी को जिंदा ही जला दिया था जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हॉरर सीन है। अब हम देखते हैं कि गेंगू नीचे बैठा अपनी बड़ी बेटी पे नजर रख रहा था और थोड़ी देर बाद वो मेन गेट बंद करने के लिए बाहर जाती है और गेंगू को लगता है कि शायद वो इवल स्पिरिट उसे लेके घर से बाहर भागना चाहता है और इसीलिए वो पीछे से हमला करके मैरी को बेहोश कर देता है और अब बेडरूम में उसे बांध देता है। और तभी हम देखते हैं कि जिंगसू जख्मी हालत में घर के अंदर इंटर होता है और वो इन्हें बताता है कि उसका एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया था और उसके सीनियर प्रीस्ट अब नहीं रहे और वो इसे बताता है कि सभी फादर की डेथ हो चुकी है और अब जो भी करना होगा हमें ही करना होगा। अब मैरी के फादर ने चूंकि मैरी को बेड से बांध दिया था और मैरी को बेड के साथ बना देख के वो मैरी का एक्सोर्सिज्म करना चाहते थे लेकिन उन्हें इस बात से डर लग रहा था क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने एक्सोर्सिज्म करने की कोशिश की तो इस इवल स्पिरिट ने उस घर के सारे अफराद को मार दिया था और उन्हें इस बात से डर लग रहा था कहीं वो शैतान उनके भाई की फैमिली को भी ना मार दे और अगर उनके भाई की फैमिली को कुछ हुआ तो जिंदगी भर वो खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैरी के फादर घुटनों पे गिर के जिंगसू से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें कुछ करना ही होगा नहीं तो शैतान उन सबको मार देगा। अब फादर कैंडल जलाते हैं और मैरी पे एक पवित्र पानी छिड़कते हैं। मैरी डर से चलाने लगती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा है और तभी फादर मैरी के सीने पे एक क्रॉस रख देते हैं और वो लकड़ी की एक छड़ी के साथ मैरी को मारने लगते हैं जिससे मैरी को दर्द होने लगती है और वो डर से चिल्लाने लग। अब मैरी अपने फादर से पूछती है कि क्या आप इस काम को जारी रखना चाहते हैं और ये सुन के मैरी के फादर उसके
पाँव को कस के पकड़ लेते हैं ताकि मैरी हिल ना पाए। अब मैरी जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है, जबकि फादर उस छड़ी के साथ उसे मारता जाता है। और ये सब कुछ देख के मैरी के फादर भी रोने लगते हैं। और अब फादर दूसरी छड़ी निकालते हैं और मैरी को फिर से मारने लगते हैं, जिससे मैरी दर्द के कारण बेहोश हो जाती है। और तभी सीन चेंज होता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे असली गेंगसू आ जाता है और अपनी प्रेयर से वो इस इवल स्पिरिट को यहाँ से भगा देता है। और अब गेंगसू को अपने छोटे बेटे की आवाज रोते हुए बेसमेंट से आती है और वो जल्दी से बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ पे उसका छोटा बेटा बहुत ही डरा हुआ सहमा हुआ बैठा हुआ था और वो हीटर की ओर इशारा करता है। और जब वो हीटर को खोलता है तो वहाँ पे उसकी छोटी बेटी की लाश जली हुई पड़ी हुई थी। और तभी बेसमेंट में मैरी भी आ जाती है और वो इसे कहती है कि आपने मुझे इतना हर्ट क्यों किया अंकल। और जोंगसू इस बहरूपिये के यानी इस इवल के ड्रामे को समझ जाता है और जैसे ही वो मिरर से पर्दा उठाता है तो वो इवल स्पिरिट अपनी असली हालत में आ जाता है। और इस इवल स्पिरिट के आते ही गेंगसू प्रेयर करने लगता है और वो इवल स्पिरिट भी गेंगसू के साथ साथ उन प्रेयर्स को रिपीट करता है और अपने हाथ के साथ क्रॉस बनाने लगता है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये इवल स्पिरिट इतना ताकतवर था कि इसे जीसस क्राइस्ट के नाम से भी डर नहीं लगता। तभी वो इवल स्पिरिट गेंगसू का गला दबा के उसके ऊपर बैठ जाता है, लेकिन गेंगसू को किसी तरह यहाँ पे एक होली वाटर की बोतल मिल जाती है और वो पूरी शीशी इस इवल स्पिरिट के ऊपर फेंक देता है और तभी जाके वो इवल स्पिरिट गेंगसू को छोड़ती है। अब गेंगसू यहाँ पे प्रेयर का सिलसिला फिर से जारी करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता और वो इवल स्पिरिट दोनों भाइयों को बहुत बुरी तरह से मारती है। और आखिर में जब वो गेंगसू को मारने वाली होती है तभी गेंगसू यहाँ पे खड़ा होता है और वो गॉड से प्रे करता है और वो गॉड से कहता है कि इस इविल स्पिरिट को मेरे अंदर आने दो और मुझे ताकत दो कि मैं इसे अपने अंदर ही कैद कर सकूं। और अब चूंकि गेंगसू इविल स्पिरिट को अपने अंदर आने देना चाहता था और इसीलिए ये इविल स्पिरिट गेंगसू की बॉडी को भी पोजेस कर लेता है। जोंगसू और इस इविल स्पिरिट के दरमियान लड़ाई जोंगसू की बॉडी के अंदर ही चल रही थी। तभी जोंगसू लकड़ी की एक क्रॉस को तोड़ता है और उसकी नुकीली साइड को अपने पेट में दे मारता है ताकि उसकी डेथ के साथ ये इवल भी यहीं पे खत्म हो जाए। और जोंगसू अपने मकसद में कामयाबी हो जाता है और फाइनली इस इवल से उसे छुटकारा मिल जाता है। और आखिर में हम देखते हैं कि गेंगसू अपने बेटे को लेके ऊपर आता है और यहाँ पे अपनी वाइफ और बेटी से मिलके बहुत ज्यादा रोता है। और क्योंकि भले ही उन्हें इस इवल स्पिरिट से छुटकारा मिल चुका है, लेकिन इस लड़ाई में उन्होंने अपने घर के 2 अहम अफराद को खो दिया है, यानी जोंगसू और अपनी छोटी बेटी को। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।